we will see scheduled caste and scheduled tribes. What are the scheduled castes? What are the scheduled caste and scheduled tribes? The Indian Constitution does not give a clear-cut definition of scheduled caste as well as scheduled tribes. अभी तक हमारा जो संविधान है उसने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति इनके लिए कोई विशेष निर्धारित कोई भी अभी डेफिनेशन जो है इसकी परिभाषा नहीं प्रदान की है. दिस हैज़ बीन स्पेशली रेफर्ड टू बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नर ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट. और ये सभी कार्य किसके ऊपर छोड़ दिया गया है? प्रेसिडेंट के ऊपर. और इसकी जो एडवाइस है वो गवर्नर देता है. जैसे मान लो कि आपके गुजरात में किसी शेड्यूल ट्राइब्स यहाँ पे रहती है या फिर शेड्यूल कास्ट यहाँ पे रहती है, तो उसके ऊपर कुछ आपके कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करने हैं, कुछ इनेक्शन करने हैं, कुछ इनेक्ट करना है कोई भी लॉ, तो ये सारा कामकाज जो है वो प्रेसिडेंट करेगा उसकी एडवाइस के ऊपर, गवर्नर की. ठीक है. इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हैव बीन मेड टू प्रिवेंट कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशंस. बराबर. तो जाति आधारित जो भी आपके प्रोविजंस हैं वो भी आपके बनाए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा. क्यों बनाए हैं? टू वाइप आउट द इनजस्टिस टू देम थ्रू इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. किसके लिए? समानता के लिए, सभी को समानता प्रदान की जाए, और फ्रेटर्निटी नहीं है भाईचारा बढ़े. टू सी दैट द प्रोग्रेस सोशली, और ये भी देखने के लिए कि वो प्रोग्रेस करे सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड एजुकेशनली. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 341 दोज कास्ट इंक्लूडेड इन दिस शेड्यूल आर कॉल्ड और नाउन एज शेड्यूल कास्ट. जो आपके 341 आर्टिकल्स में जो भी कास्ट आपके इसमें ऐड की हुई है उन सब को हम बोल सकते हैं कि शेड्यूल कास्टेज है. बराबर. ये अनुसूचित जातियाँ होती है जो 341 में होती है, और 342 में जो आपके कास्ट और जो भी ट्राइब्स इसमें ऐड की हुई है तो उनको हम बोलते हैं शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में. सो अब उसके अलावा कुछ हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इससे रिलेटेड हम देखते हैं बच्चों. इन दिस सेक्शन वी विल सी जनरल प्रोविजन एंड देन special provisions. So what are the general provisions for scheduled caste as well as scheduled tribes? So in this section we will see according to article 15 of the constitution क्या है 15 आपके अनुच्छेद के हिसाब से, discrimination on the basis of the religion, community, caste, birthplace, languages have been abolished. यानी कि किसी भी आधार पर या फिर धर्म हो, जाति हो, या फिर कम्युनिटी हो, या आपके बर्थ प्लेस, इसी के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा. ये आपका आर्टिकल 15 है. तो आर्टिकल 15 में क्या है तो आपको यह याद रखना है, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, कम्युनिटी, कास्ट, बर्थ प्लेस पे बैन कर दिया गया. आर्टिकल आपके 29A में क्या है? इफ ए पर्सन लिविंग इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया होल्ड्स हिज और हर ओन लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर सेटअप ऑफ हिज ओन, और ही हैज़ द राइट और सी हैज़ द राइट टू प्रिजर्व दैम. अगर किसी भी भाग में, भारत के किसी भी भाग में कोई व्यक्ति रहता है तो वो अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को, अपनी लिपि को संजोए रख सकता है. बराबर. प्रिजर्व कर सकता है, यानी संजोए रखना. अ पर्सन विल नॉट बी रिफ्यूज एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज टू एनी इंस्टीट्यूशन रन एंड मेंटेन्ड विद फाइनेंशियल हेल्प ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की अगर किसी संस्था में अगर गवर्नमेंट के फाइनेंस से कोई काम चल रहा है, जैसे मान लो स्कूल है, तो वहाँ पे उसको जो है एडमिशन के लिए रिफ्यूज़ नहीं किया जाएगा किसी भी आधार पर, या फिर उसका धर्म अलग है, कास्ट अलग है, लैंग्वेज अलग है. तो ये अगर गवर्नमेंट संचालित जो भी है, यानी कि ये हम देख सकते हैं कि क्या प्राइवेट वाले से कर सकते हो, ये क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है. अब हम ये देखते हैं स्पेशल प्रोविजंस के बारे में. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 46 ऑफ द DPSP, स्टेट वुड टेक केयर ऑफ the educational, social and economic interest of the background class of the state, especially a scheduled caste and scheduled tribe, will be protected against social injustice and exploitation. Number 2, आर्टिकल 46 के बाद में हम देखते हैं आर्टिकल 16(4) के बारे में. इफ़ द स्टेट गवर्नमेंट feels that the background classes are not represented proportionately in government jobs, the state government will have the right to provide रिजर्वेशन एंड जॉब्स एंड अपॉइंटमेंट. तो 16 जो है वो रिजर्वेशन पे है, 16(4) जो है वो आपका 16(4) जो है वो आपका रिजर्वेशन के लिए है. एंड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 330, 332, 334 सम सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली एंड पार्लियामेंट आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एज वेल एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स. देयर इज़ नो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा. राज्यसभा में नहीं, लेकिन ये आपके
असेंबली में, आपके पार्लियामेंट में है, लेकिन राज्यसभा में नहीं है, लोकसभा में है। ठीक है। सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन ग्राम पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी, इसमें भी है आपके। तो ये स्पेशल प्रोविजंस है। नाउ डिफरेंट 5 प्रोग्राम्स hostels have been opened for their welfare, and a scheme have been also launched for their welfare. National commission have been also formed at national level as well as for state level, because many scheduled caste and scheduled tribes are living in different states, so that their welfare should be in a proper way. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नेशनल कमीशंस बने हुए हैं, उसके बाद में बहुत सारे स्टेट्स में आपके कमीशन बने हुए हैं। तो ये क्यों बने हुए हैं? ये आपके उनको समाज से थोड़ा ऊपर हटाने के लिए, ऊपर बढ़ाने के लिए किया गया है। तो इसमें आपके जनरल प्रोविजंस है और स्पेशल प्रोविजंस है। तो स्पेशल प्रोविजंस एंड जनरल प्रोविजंस के बारे में हमने बातचीत कर रखी है। तो डायरेक्ट हम बात करते हैं अब प्रोविजंस ओनली फॉर शेड्यूल कास्ट। जो आपके कुछ प्रोविज़न ऐसे हैं जो शेड्यूल कास्ट के लिए ही बने हुए हैं। तो वो कौन से प्रोविजंस है, तो हम बातचीत करते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 17, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबोलिश्ड और इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ क्राइम। यानी कि जो आर्टिकल 17 है उसके द्वारा अब छुआछूत को एक तरह से अपराध घोषित कर दिया गया। छुआछूत क्या मतलब कि किसी को जैसे छोटी जात वाले बड़ी जात को छूते हैं तो ऐसा कलंक मान लिया जाता है। तो ये प्रकार की एक प्रथा, एक सिस्टम ऐसा चल रहा था, तो उसको अब बैन कर दिया गया है ना। ठीक है। और आर्टिकल 25 में क्या है, इसके द्वारा स्टेट्स आर गिवन टू राइट टू फ्रेम अ लॉ और कंटिन्यू एनी एग्जिस्टिंग लॉ विच परमिट द पब्लिक इंस्टीट्यूशन फॉर सोशल वेलफेयर and reforms to keep the Hindu religious institution open to all the Hindus. Here the word Hindu includes, और यहाँ पे हिंदुओं के लिए जो भी आपके इंस्टीट्यूशन है, रिलीजियस हो चाहे एजुकेशनल हो, तो वो उसको स्टेट्स के द्वारा ऑर्गेनाइज करने का भी आपके आर्टिकल 21 में कुछ प्रोविजंस बनाए हुए हैं। और यहाँ हिंदू में आपके खाली हिंदू नहीं होते हैं, हिंदू में कौन कौन आएंगे आपके शामिल होंगे, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। इसमें आपके सिख होंगे, जैन्स होंगे, बुद्धिस्ट और जो भी बुद्ध धर्म वाले होते हैं वो भी हैं, और हिंदू, बराबर। तो ये सभी हिंदू की कैटेगरी में आपके यहाँ पे आएंगे। नाउ अब हम कुछ ऐसे प्रोविजंस देखते हैं जो केवल शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में। वो है हमारा आर्टिकल 19/5 that gives empower the governors of the state to impose restrictions in the interest of scheduled caste over the right to unrestricted movement of people to any region to settle down there and to acquire property or to carry out any business or trade। अरे यहाँ पे हम शेड्यूल कास्ट के बारे में हम अगर देखते हैं तो 19/5 जो है आपका आर्टिकल, वो ये शक्ति प्रदान करता है गवर्नर को कि कुछ वो यहाँ पे इम्प्लीमेशन कर सकता है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। ठीक है, ताकि उनका भला हो, जो वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके लिए। तो यहाँ जो अदर स्टेट्स के आते हैं लोग या फिर बाहर के लोग आते हैं, जैसे कि हम टूरिस्ट के लिए भी जा सकते हैं, तो लोगों के मूवमेंट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन वहाँ पे लगाया जा सकता है। वहाँ पे सेटल डाउन होने के लिए भी उन्हें रोका जा सकता है। यहाँ आप बोलोगे कि हमको तो कहीं पे भी रहने का, कहीं पे आवे जावे का आपको अधिकार मिला हुआ है, लेकिन आपको ये रेस्ट्रिक्टेड जो एरिया होता है यहाँ पे आपको अनुमति नहीं दी गई है। यानी कि ये आर्टिकल 19/5 आपको ये बताता है। Such rights give authority to restrict exploitation in the tribal regions। ये सभी किस में लगते हैं? ट्राइबल रीजन में, जहाँ पे आपके जनजातियाँ रहती हैं। About land transactions, money lending and other exploitations of scheduled tribes and to frame special law to protect them। उनकी सुरक्षा के लिए ये कानून बने हुए हैं। कंक्लूजन में, अब हम कंक्लूजन में देखते हैं तो यहाँ पे संविधान ने ये प्रोविजंस बनाए हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो देश अभी तक आपके लिबर्टी में नहीं हुआ था, 1947 में ये लिबर्ट हुआ था, है ना, आज़ाद हुआ था, हमको फ्रीडम मिली 1947 में। तो अंग्रेज़ों के बहुत सारे जुल्म हुए थे, उस वजह से बहुत सारे हमारे समाज की जो जातियाँ हैं, हमारे समाज के बहुत सारे लोग जो है वो एक कट के अलग से हो गए थे। इस वजह से यहाँ पे ये संविधान, ये नियम ये बनाए गए थे। अब हम देखते हैं टेररिज्म के बारे में, जो आपका एक बहुत बड़ी ग्लोबल प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो हम देखते हैं कि 21वीं शताब्दी में आपका आतंकवाद जो है वो हमारे मानव समाज के लिए बहुत भयानक एक समस्या है।
It is a global problem. Terrorism leads to destructions of human rights, bloodshed, destructions, fear calls, violence, unrest, etc. अब इस टेररिज्म में क्या क्या होता है? टेररिज्म में तो हम देख सकते हैं कि मानव अधिकारों का एक हनन होता है, एक खूनी खेल होता है, एक बहुत बड़ा पतन होता है, नैतिक पतन होता है, मानसिक पतन होता है, और सभी जगह भयावह स्थिति हो जाती है। फियर क्या है उसका मतलब? भयावह स्थिति। वायलेंस यानी बहुत ही ज़्यादा नरसंहार जैसे ही हिंसा हो जाती है। और अनरेस्ट यानी जहाँ पे आपको रेस्ट ना मिले, यानी कि आपको शांति ना मिले, अशांति। तो अशांति, अहिंसा, ये कुछ नारे हम देख सकते हैं, इससे रिलेटेड ही ये होते हैं। इसीलिए ज़्यादातर गांधी जी ने बोला है कि अहिंसा को अपनाना चाहिए, हिंसा को नहीं। तो इसीलिए ये आपके अहिंसा के आपके खिलाफ होता है टेररिज्म, ठीक है। Although terrorism has no connection with any religion or sect, yet by linking terrorism with religion, terrorists are getting indulged in cowardice and hateful act. अब यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि जो आतंकवाद होता है उसका संबंध किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय से नहीं रहता है। ये एक तरह से इससे धर्म से और संप्रदाय से लिंक करते हुए ये पूरी तरह से एक हेटफुल यानी जो निंदनीय होता है, जिन्हें हम लोग पसंद नहीं करते हैं, हेटफुल होता है, वो चीज़ ये करने को लिए तैयार हो जाते हैं। टेररिज्म इज़ अ हिंड्रेंस इन द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन, ठीक है। किसी भी राष्ट्र में राष्ट्र की प्रगति में हम देख सकते हैं कि आतंकवाद एक बहुत बड़ी बाधा मानी जाती है। टेररिज्म इज रिलेटेड टू वायलेंस विद ओपनली वायोलेट द प्रिंसिपल ऑफ लिव एंड लेट लिव। यहाँ पे जियो और जीने दो, ये जो सेंटेंस है आपका, ये एक प्रिंसिपल है, मॉरल आपका कैरेक्टर है, तो इसको ये हनन कर देता है, यानी कि इसके खिलाफ रहता है। ये जियो और जीने नहीं देते, ये लोग मारते हैं और मारते हैं और मारते हैं, दहशत फैलाते हैं, दहशत गर्दी मचाते रहते हैं। टेररिज्म इज एन ऑर्गेनाइज्ड प्लान एंड डिलिबरेट वायलेंट एक्ट। टेररिज्म or terrorists are engaged in violent activities like suicide attacks, throwing bombs, hiding weapons, using them, kidnapping, hijacking of plane, suicide attacks, smuggling of narcotic drugs, etc. अब ये बहुत सारी इसमें एक्टिविटीज़ होती है आपके। अब हम देखते हैं रिबेलियन एंड टेररिज्म जो भारत में आपके विद्यमान है। अब सबसे पहले इसको समझने से पहले हमें रिबेलियन के बारे में और टेररिज्म के बारे में कुछ बेसिक फंडा, कुछ बेसिक आपके थ्योरी हमें पता करनी चाहिए कि इन दोनों के मध्य में क्या आपके डिफरेंस होता है। तो रिबेलियन क्या होता है कि ये आपकी एक नेशनल प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, लेकिन टेररिज्म में आपका एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, यानी कि ये किसी एक देश से संबंधित होता है रिबेलियन, लेकिन ये आपके बहुत सारे देश को कनेक्ट करता है। अब रिबेलियन में अगर हम बात करते हैं तो स्प्रेड ऑन रीजनल लेवल अगेंस्ट आउन गवर्नमेंट, ये अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ एक क्षेत्रीय स्तर लेवल पर ही ये काम करता है, जबकि ये जो है वो एक कंट्री के खिलाफ हो सकता है या फिर बहुत सारी कंट्री के खिलाफ या फिर इंटरनेशनल लेवल पे, यानी कि इसका लेवल बड़ा होता है, ठीक है। इट इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ लोकल पीपल, और रिबेलियन जो है वो आपके स्थानीय लोगों के द्वारा होता है। बट जो टेररिज्म होता है दे मे और मे नॉट गेट लोकल सपोर्ट, इनको कभी लोकल सपोर्ट मिल जाता है और कभी नहीं मिल पाता है। लोकल सपोर्ट मिल जाता है, क्यों मिल जाता है? कभी जैसे जो लोग हमारे देशद्रोह होते हैं या फिर गद्दार होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि अपने देश से मतलब गद्दारी कर लेते हैं, किसी से मतलब खरीद लेते हैं उनको, उस वजह से मतलब लालची लोग जो होते हैं तो वो अपने देश को मतलब बेच देते हैं, उनका ईमान बहुत ही बिका हुआ होता है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ स्टेट इज़ सफरिंग फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ रिबेलियन इज़ हिंडर्ड। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रॉब्लम जो है वो आपका हो जाता है किसी भी देश का, किसी भी राष्ट्र का, किसी भी राज्य के विकास में। तो यहाँ पे भी यही सवाल हम देख सकते हैं कि ये भी किसी भी स्टेट की किसी भी कंट्री की उसकी प्रगति में, उसके विकास में बाधा उत्पन्न कर सकता है। दोनों इनका यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही मतलब ख़तरनाक होते हैं। अब हम देखते हैं नक्सल के बारे में। तो नक्सल क्या है? नक्सलिस्ट मूवमेंट के बारे में। Inspired by Chinese revolutions under the leadership of Mao Zedong, some Naxalites started this insurgency in India for the first time in 1967 in West Bengal.
सबसे पहले हम देख सकते हैं कि चाइनीज़ रिवोल्यूशन, चाइनीज़ जो क्रांति हुई थी, जो माओ सेतुंग के लीडरशिप के द्वारा हुई थी, उससे बहुत सारे लोग इंस्पायर्ड हुए थे। और उनमें से जो इंस्पायर्ड हो रखे थे लोग, उन्होंने 1967 वेस्ट बंगाल में यहाँ पे नक्सल एक्टिविटी शुरू कर दी। अब नक्सल एक्टिविटी होती क्या है, उसके बारे में हम यहाँ बातचीत करते हैं। तो दिस फियरस आइडियोलॉजी इज़ कॉल्ड नक्सलिज्म बिकॉज इट इज़ originated in a village नक्सलबारी इन वेस्ट बंगाल। ये नक्सलबारी एक गांव है जो वेस्ट बंगाल में, यहाँ से शुरू हुआ था। इस वजह से इसे नक्सलिस्ट या फिर नक्सलिज्म बोला जाता है। विद इट्स बिगिनिंग इन वेस्ट बंगाल, इट हैज़ स्प्रेड नाउ इन झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरला, उड़ीसा, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश एंड माउंटेनियस फॉरेस्ट रीजन। देर आर टू मेजर ऑर्गेनाइजेशन like People's War Group and Maoist Communist Center that was used for Naxalist movement in India। भारत में आपकी ये दो तरह के ग्रुप अभी भी नक्सलिस्ट की वजह से पनप रहे हैं। अब हम देखते हैं इंसर्जेंस इन नॉर्थ ईस्ट में, बराबर। नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे इंसर्जेंस यानी उत्पाद जो फैल रहा है, वो कौन कौन फैला रहे हैं, तो यहाँ आपको एक टेबल दी गई है। नागालैंड में एक ग्रुप है रेबेलियन ऑर्गेनाइजेशन का, NSCN का, जिसे हम बोलते हैं नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। इसी तरह से त्रिपुरा में, मणिपुर में, आसाम में कुछ, जैसे ये उल्फा जो लिखा है आसाम में सबसे फर्स्ट वाला, ये यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम का, ये बहुत ही फेमस हो गया आपका अभी, ठीक है। तो ये आपको लर्न करना है कहाँ पे कौन सा रेबेलियन ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये आपके मैचिंग में क्वेश्चन इसका बनता है। आगे हम बढ़ते हैं टेररिज्म के बारे में, जो आपके कश्मीर में बहुत ज़्यादा तकलीफ उत्पन्न कर रहे हैं। India became independent on 15 August 1947. Two separate nations, India and Pakistan, were formed. Pakistan has captured some part of Kashmir after freedom. Jammu Kashmir is an internal part of India. Still, Pakistan tries to capture it every now and then. It has even forgive wars for this, and in every war, India has inflicted a humiliating defeat to it. Terrorism has increased in Kashmir after 1988. The terrorism have terrorized people by kidnapping, murders, bomb exploitation, etc. to fulfill their motive. As a result of it, families of many Kashmiri Pandits had to migrate. Thousands of such families are living as refugees outside Kashmir. Terrorism in Kashmir is supported from across the border. यहाँ हम क्या सीखें? यहाँ हम सीखें कि 1947 को जो हमारा देश आज़ाद हुआ, तब पाकिस्तान और भारत के रूप में हमारे पास में दो नेशंस आ गए थे। और अब जम्मू कश्मीर, जो कश्मीर का एक बहुत बड़ा आपका हिस्सा है, तो कश्मीर में यहाँ पे जम्मू कश्मीर जो आपका एक भारत का आंतरिक हिस्सा है माना जाता है, और ये है। लेकिन पाकिस्तान हमेशा इसको कैप्चर करने की बहुत ज़्यादा फिराक में रहता है, और बहुत सारे आपके छिटमुट इनके साथ वार भी हुए थे और मुंह की खानी पड़ी पाकिस्तान को। फिर भी मतलब ये 1988 से अभी तक मतलब बहुत सारे टेररिज्म एक्टिविटीज़ के द्वारा जिसमें वो करता है किडनैपिंग, मर्डर्स, बॉम्ब, बहुत सारी ऐसे इलीगल तरीके से लोगों को डरवाता है, ठीक है, धमकाता है, लोगों को दहशत में रखता है। कश्मीरी पंडित, वहाँ से बहुत सारे लोग माइग्रेट हो गए हैं और रेफ्यूजी के रूप में वो लोग रहते हैं बेचारे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनको सपोर्ट भी मिलता है। ये जो आतंकवाद होता है बिना सपोर्ट के तो होता नहीं है ना। तो इस तरह की जो गतिविधियाँ हो रही है आपके, तो वो आपके एक डरावनी दहशत वाली है। यही आपका टेररिज्म है जो दहशत फैलाता है, ठीक है बच्चों। अब सोशल इफ़ेक्ट क्या है टेररिज्म में, क्या इसके सामाजिक परिणाम होते हैं, क्या प्रभाव होता है, तो इससे आपको क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द नेशन, यानी कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है एकता, और यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या हो गया, मतलब अखंडता जो है वो टूटना, बराबर। हमारे देश में एक कलह आ जाती है, उस वजह से आपका ये एक सामाजिक प्रभाव हम देख सकते हैं। इससे लोगों के अंदर तनाव फैल जाता है। टेररिज्म क्रिएट अ फीलिंग ऑफ फियर एंड सस्पिशन among the people because of the activities like fear, robbery, violence, है ना। तो हिंसा के द्वारा, लूटपाट के द्वारा, डर के द्वारा ये लोगों को मतलब एक दहशत में रखते हैं। एजुकेशन सफ़र एडवर्सली,
और शिक्षा इससे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित रहती है। और तीसरा परिणाम क्या होता है कि इससे म्यूचुअल फैथ और फीलिंग जो होती है भाईचारे की, वो ख़त्म हो जाती है। मैनी टाइम्स इट लीड्स टू कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट, यानी सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं। सोशल अरेंजमेंट्स हैं वो आपके टूट जाते हैं। और बहुत सारे हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में हम देख सकते हैं कि अशांति छाई रहती है। पीपल कैन नॉट सेलिब्रेट सोशल फंक्शंस विद एंथुसिज्म, यानी साहस के साथ, उत्साह के साथ, हर्ष उल्लास के साथ लोग कोई भी सामाजिक त्यौहार नहीं मना सकते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ इट इंटर रिलेशंस कनेक्टिंग पीपल आर डिस्टर्बेड, बराबर, वो टूट जाते हैं। अब इकोनॉमिक इम्पैक्ट हम देखते हैं जो आपके सोशल इफेक्ट से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इकोनॉमिक में हम देखते हैं तो बिकॉज ऑफ टेररिज्म कंडक्टिव एटमॉस्फेयर फॉर डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री इज़ नॉट क्रिएटेड, यानी कि जहाँ पे मान लो टेररिज्म फैलेगा, आतंकवाद फैलेगा, तो वहाँ पे लोग बिजनेस और इंडस्ट्री सेटअप नहीं करेंगे, वो दहशत में रहेंगे कि इसका अगर परिणाम बहुत भारी हो गया तो क्या करेंगे, बराबर। ये तो सीधी सी बात है, आतंकवाद रहेगा तो वहाँ पे बिजनेस भी आपका कोलैप्स हो जाएगा। नेगेटिव इम्पैक्ट की वजह से बिजनेस और इंडस्ट्री जो है वो आपके जो लोग वहाँ पे काम करते हैं वो वहाँ से माइग्रेट हो जाएंगे, दूसरी जगह पे चले जाएंगे। सम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम रिच इंडस्ट्रियलिस्ट एम्प्लॉयज़ एंड बिजनेसमैन, और यहाँ से ये लोग पैसा लेते हैं, ठीक है। टेररिस्ट है ये लोग, यानी कि टेररिस्ट है आतंकवादी। आतंकवादी जो है वो आपके एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में लगे रहते हैं। ड्रग ट्रैफिकिंग, ब्लैक मनी जैसे आपके इलीगल तरीके अपनाते हैं। टेररिस्ट डिस्ट्रॉय रेलवे, रेडियो स्टेशंस, रोड, ब्रिज, गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ को। Government has to spend crores of rupees for safety and protection for the security of the people. As a result of terrorism, state and national transportation industry, tourism industry have to suffer a great loss. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इकोनॉमिक जो कंडीशंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बदतर ख़राब हो जाते हैं। इससे देश की दशा और दिशा दोनों बदल जाती हैं। सूरत और सीरत देश की पूरी तरह से बिखर के रह जाती है। आतंकवाद एक ग्लोबल समस्या, एक वैश्विक समस्या है, ठीक है। तो यह हम इसके सामाजिक परिणाम और आर्थिक परिणाम देख चुके हैं। इस तरह से आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है बच्चों। फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की ओर। थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। Thank you.